दुनिया को बदलने का कोई हथियार है तो वह है शिक्षा। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ना सिखाता है। हाँ, तो वो लड़की जो है वो मुझे आज भी हॉन्ट करती है। क्या सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल है? शाम को उस आदमी से बात करें जो आपकी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में बदल देता है। एक चुनौती है मोबाइल फोन। मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं। आप 10 घंटे निकाल दीजिए सोना, खाना, पीना, मंजन, ब्रश वगैरह वगैरह। ये परीक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संकट है। वेलकम टू शिक्षा.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। ये वो शख्स हैं जो लगभग 15 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं। इनफैक्ट ये हर साल अपने एक्सपेंसेस पर लगभग 20 बच्चों की यूपीएससी की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। इनके मोटिवेशनल वीडियोस, पास्ट को समझकर हम प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। बोलने का अलग अंदाज कि अवध वेरी टैलेंटेड और नॉलेज के कायल लाखों करोड़ों लोगों का फैन बेस इन्हें स्पेशल बनाता है। इस खास वीडियो में आइए मिलते हैं अवध ओझा सर से और जानते हैं कि कैसे शिक्षा ने इनका जीवन बदल डाला और कैसे शिक्षा के माध्यम से ये खुद बच्चों का जीवन बदल रहे हैं। अवध जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है शिक्षा.com पर। एजुकेशन इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। इस एजुकेशन का आपके जीवन पर क्या असर रहा? लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आपकी लाइफस्टाइल पे एजुकेशन ने क्या इम्पैक्ट किया है? नेल्सन मंडेला का आज ही मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि अगर दुनिया को बदलने का कोई हथियार है तो वह है शिक्षा। तो लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि मुझे ये पता चला कि जीवन में किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक ताकत चाहिए। तो वहाँ से शिक्षा की वजह से ध्यान और योग की शुरुआत हुई। कहा जाए कि टीनेज में आप अलग तरह के व्यक्तित्व होंगे। आज क्या आप पाते हैं कि आप किस तरह का व्यक्तित्व, कितना फर्क आया है दोनों अवध ओझा में? नहीं, टीनेज के अवध ओझा को जो लोग जानते हैं वो उससे मिलना नहीं चाहते। वो अवध ओझा एक ऐसा अवध ओझा है जो एक जैसा एक आम लड़का है कि सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो वो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके भी आदर्श हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन्स वगैरह वगैरह। तो वो अवध ओझा है। फिर एक अवध ओझा जो इलाहाबाद पहुंचता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है और एच एस उपाध्याय सर की क्लास में पढ़ता है और फिर उसकी सोच का एक नया दायरा विकसित होता है। तो आज वो अवध ओझा है जो इलाहाबाद में पैदा हुआ। तो आपके इस एक्सपीरियंस से क्या आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन आपको सही ट्रैक पे या सही रेलवे की लाइन पे जो करियर बनाती है उस पर लेकर जाता है? बिल्कुल। एजुकेशन रेवोल्यूशनरी फोर्स है। शिक्षा का काम, अंबेडकर जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट जो मेरे दिल में बसा हुआ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ना सिखाता है। तो एजुकेशन तो शिक्षा व्यक्ति को मुक्त कर सकती है, निर्वाण दे सकती है। अब अगर मैं पर्टिकुलरली आपकी एजुकेशन की बात करूं, आप लोगों को हिस्ट्री सिखाते हैं, आप लोगों को पढ़ना सिखाते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ना सिखाते हैं, आप लोगों को भविष्य अपना संवारना सिखाते हैं। ये सब जो आप सिखाते हैं लोगों को, इसको खुद को सीखने में आपको क्या करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी? कि जैसे आपने कहा दर्शन शास्त्र आपने खूब पढ़ा, तो ऐसी क्या क्या आपने ज्ञान को अर्जित किया, किन किन साधनों से अर्जित किया कि आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप लोगों को सिखा रहे हैं? संगत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो जो सबसे पहला चेंज मेरे जीवन में आया वो थी संगत। मतलब पहले ही साल 26 लोग को मैंने देखा जिनका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। फिर सारे पढ़ने वाले लोग, सारे अच्छी सोच के लोग, अच्छे संस्कार के लोग। तो कुछ तो मैंने अपने सीनियरों से सीखा। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर इतना प्यारा था, यूनिवर्सिटी मेरा शिक्षा का केंद्र बन गई। फिर दर्शन शास्त्र ने मुझे अध्यात्म की तरफ मोड़ा। जब मुझे पता चला कि भारत विश्व गुरु क्यों था और क्यों बन सकता है और हम कहाँ कितनी सीमित दायरों पे बैठे हुए हैं, मन की असीम संभावनाएं हैं, तो फिर वहाँ से मैंने आध्यात्मिक राह भी पकड़ी और सबसे पहले मैं माँ निर्मला देवी जी के साथ रहा। वहाँ मैंने ध्यान शुरू किया। मैं ये मानता हूँ कि जो सोचने की क्षमता है वो मेरी ओशो के साहित्य पढ़कर विकसित हुई। उसके बाद मैंने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। बायोग्राफी पढ़ने से मुझे एक सबसे बड़ी बात ये पता चली कि हर महान व्यक्ति की पृष्ठभूमि संघर्षों से भरी पड़ी थी। तो संगत, यूनिवर्सिटी, वहाँ के शिक्षक, अध्यात्म, साहित्य, इन सबका मिला जुला रूप रहा। इन सबका मिला जुला रूप अवध ओझा हैं। आज के अवध ओझा हैं, टीनेज के अवध ओझा, जिनके लिए डॉन भी आदर्श रहा करता था, उससे आगे बढ़कर आज के हैं। एक और बड़ा सवाल है कि आप जो है आईएएस बनाते हैं, आप पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को जो कि भविष्य में जाके आईएएस आईपीएस बनते हैं, अलाइड सर्विसेज में जाते हैं। क्या आपने कभी एक ख्वाब पाला? तैयारी मैंने की और तैयारी भी मेरी एक आकस्मिक घटना है।
मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 64.3% आया। मैंने फर्स्ट क्लास से मैं ग्रेजुएट हुआ। तो मेरे एक मित्र हैं गोंडा से, पता नहीं अब दोस्ती या दुश्मनी जो भी कहें, लेकिन उन्होंने मुझे एक रात बैठ के बहुत समझाया कि अवध वेरी टैलेंटेड। हमको भी एहसास हो गया कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने अपने घर जाके कहा, सौभाग्य से मेरे माता पिताजी भी हैं, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं जो है IAS की कोचिंग करना चाहता हूँ। तो माता जी तो मेरी सदमे में आ गई, पिताजी के अच्छा जाओ कर लो। फिर मैं वाजीराम में आया, मैंने वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की और 2 मेंस मैंने लिखे, बाकी मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो टियर C और D कैटेगरी के शहर होते हैं, गोंडा जैसे शहर, आप जैसे बच्चे, अगर इन बच्चों को उन्हीं शहरों में पढ़ने का ऑप्शन मिलता है या फिर सीरियस स्टडीज़ करने का, फर्दर स्टडीज़ करने का ऑप्शन मिले, तो क्या लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए जो मेंस तक पहुंचे, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, क्या उन बच्चों के भविष्य और बेहतर संवर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ भी शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं बन जाएं, जैसे मैं अभी गोंडा गया था तो वहाँ पे मैंने देखा लाइब्रेरी कल्चर शुरू हो गया है। घरों में पढ़ाई नहीं हो पाती। जैसे हम जब घर में रहते, परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार, इनके बिना हम रह नहीं सकते और इनके साथ हम रह नहीं सकते। इसी वजह से हमारे देश में शुरू से परंपरा रही बाहर भेजने की, कि आश्रम चले गए और बाहर चले गए, तो बाहर जाके ये जो फ्रिक्शन होता है परिवार रिश्तेदार वगैरह का, ये बहुत कम हो जाता है। लेकिन जैसे अब लाइब्रेरी कल्चर मैंने देखा कि लड़का सुबह उठ के लाइब्रेरी चला गया, तो ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं शिक्षा को लेकर अगर C और D शहरों में डेवलप हो जाए तो बहुत सारे अवध ओझा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बन जाएंगे। तो वो कौन से डिसीजन से या फिर क्या सोच थी कि आपने सोचा कि नाउ द पाथ विल बी टुवर्ड्स द एजुकेटर रोल? हमारा एक दोस्त है मोहम्मद हुसैन इलाहाबाद में, तो वो एक शगुन नाम की कोचिंग चलाते थे। तो उनका हिस्ट्री का टीचर भाग गया 5-6 क्लास पढ़ा के। उसने कहा पैसा और बढ़ाओ तब पढ़ाएंगे, क्योंकि लड़के उसको बड़ा लाइक करने लगे। तो उन्होंने शाम को मुझसे कहा अवध भाई ऐसी ऐसी बात होगी। हमने कहा हम पढ़ा दें। अरे बोले रहने दो, हम किसी और को व्यवस्था कर लें। मैंने कहा 2-3 दिन पढ़ा देते हैं। तो जब मैं पढ़ाने गया तो लड़कों ने बड़ा एक्सेप्ट किया। बस वहीं से इस लाइन की शुरुआत हो गई। तो इलाहाबाद से निकल के दिल्ली का रुख कैसे किया आपने? 2005 इलाहाबाद में मैं शगुन में रहा, फिर इंसर्च में रहा। कुंदन राय उसके डायरेक्टर थे इंसर्च के, और सबसे अच्छे जो मेरे मित्र रहे जो सुरेश बहादुर सिंह, अभी लॉयर हैं हाई कोर्ट के, वो ATN एकेडमी चलाते थे, उनकी कोचिंग में मैंने पढ़ाया। फिर 2005 में मैं दिल्ली आ गया। फिर मैंने अपनी खुद की कोचिंग खोली उष्मा हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर में, जो 2010 तक चली। लेकिन फिर आर्थिक कारणों से मुझे उसे बंद करना पड़ा और फिर मैं इंग्लिश मीडियम की तरफ आ गया। तो आज अगर किसी स्टूडेंट को अवध ओझा से हिस्ट्री पढ़नी है या फिर मोटिवेशनल गाइडेंस लेनी है, उसको क्या करना है? उसको वाजीराव जाना है, कहाँ जाना है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना है? नहीं, अवध ओझा से 2 जगह मुलाकात हो सकती है। एक तो इकरा IAS कानपुर और पुणे, और दूसरा नेक्स्ट IAS दिल्ली। बहुत सारे सवाल हैं जो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों के मन में होता है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो बड़े स्पेसिफिक्स हैं और रेगुलरली आप भी सुनेंगे, जब आप भी कहेंगे कि हाँ ये सवाल आते रहते हैं आपके पास भी, उनके जवाब आज हम शिक्षा.com के माध्यम से उन बच्चों को देंगे। कुछ लोगों का सपना हमेशा बरकरार रहता है, वो UPSC क्लियर करना चाहते हैं, और अगर UPSC के अटेम्प्ट्स उनके पूरे हो जाते हैं तो शायद वो स्टेट सर्विसेज एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई और उसी लेवल का सरकारी एग्जाम देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि उनकी पढ़ने की अलख बुझे ना, और उसमें वो सफलता का किस तरीके से आयाम दर्ज करें? किसी भी चीज़ में जब आपको मज़ा आने लगता है तो आप उसे नहीं छोड़ते, किसी भी चीज़ में। जैसे आप ज़्यादातर लोग इस कंट्री में गोल्फ नहीं देखते, टेनिस नहीं देखते, क्योंकि वो उसके नियम को समझते नहीं हैं। तो समझते नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो शिक्षा का जो तरीका है, जैसे अशोक है प्राचीन काल में, अकबर मध्यकाल में है। अब भारत एक विभिन्नता में अनेकता में एकता का देश है। ये बात अशोक को समझ में आती है प्राचीन काल में। जैसे आज हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ रहे हैं, ऐसे तब बुद्ध ब्राह्मण और जैन लड़ रहे थे। और परिवार का तनाव या देश का तनाव परिवार और देश को बर्बाद कर देगा। अशोक को ये बात समझ में आती है, तो वो धम्म की नीति का प्रतिपादन करता है, और उस नीति में वो कहता है सार वृद्धि, प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म की मूलभूत सिद्धांतों को जानना चाहिए। तो अब हिस्ट्री ने क्या रोल प्ले किया कि पास्ट को समझकर हम प्रेजेंट को सुधार सकते हैं, कि अगर वो सार वृद्धि के द्वारा विभिन्नतावादी भारत को एक सूत्र में बांध सकता है, तो हम आज के भारत को बांध सकते हैं।
अब यहीं पर पैदा होगा इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को अपनी अलग जगह रखने के लिए अपने विषय को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर विषय आपको कुछ दिखाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसा बताना चाहता है जो आपको व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन में काम आएगा। वो अप्रोच एजुकेशन का होना चाहिए। जैसे हमने देखा भारत में कि खासकर मैंने यूपी में देखा कि लोग रटने पर बहुत बल देते हैं, रटने से निराशा पैदा होती है। तो समझना, पहाड़ा सुनाओ, हाँ, तो समझना कि यार ये इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, ये हमें क्या समझाना चाहता है, समझना। दूसरी बात अलग जगाने की सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जाने उसे बांटें। धन और शिक्षा में सबसे मूलभूत फर्क यही है, धन बांटने से घटता है, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मेरा नॉलेज लेवल डिफरेंट था और आज मेरा नॉलेज लेवल डिफरेंट है, क्योंकि पढ़ाने के लिए इतना पढ़ा हूं मैं, इतना सोचा हूं मैं। तो मुझे तब फील हुआ कि अगर मैं जो काम मैंने बाद में किया, अगर मैं तैयारी करते वक्त ही पढ़ाना शुरू कर देता तो शायद और विकास होता। तो पढ़ें, समझें और पढ़ाएं। क्या कभी दुख होता है कि अगर मैं इंटरव्यू क्लियर कर लेता, आज की अगर मैं आपकी उपलब्धियों को देखूं कि यू आर अ सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपकी डिमांड करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वो हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था या आज वाला ज़्यादा बेहतर है? दीपक जी, अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया तो वो आपको ज़िंदगी भर हॉन्ट करेगी। तो आपको हॉन्ट कर रही है आपकी वो लड़की? हाँ, तो वो लड़की जो है वो मुझे आज भी हॉन्ट करती है। अभी हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे थे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अर्निंग्स। जब आप नौकरी करने लग जाते हो, आपकी जेब में पैसा आता है, उस पैसे से आप नौकरी का बलिदान नहीं करना चाहते, लेकिन साथ में आप एक उच्चतम श्रेणी की सर्विस में जाना चाहते हो। बड़ा मतलब ऐसी फाइन लाइन होती है जैसे तलवार की धार पे चलना। आप उस पैसे पे इम्पैक्ट भी नहीं करना चाहते और आप ये भी चाहते हैं कि आप समय देकर इस शिक्षा को पूरा करें। आप स्ट्रगल करते हैं कि सुबह पढ़ें या लेट नाइट पढ़ें, ऑफिस के कमिटमेंट्स आपको लेट नाइट भी जगा सकते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो उस तलवार की धार पे बैलेंस करके कैसे चलें? नहीं, जितने भी लोग अच्छी सेवाओं में हैं, मतलब IIT के थ्रू, IIM के थ्रू, उनके साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि उनका बेस बहुत अच्छा होता है। क्योंकि IIT IIM का पढ़े लड़के का मतलब यह है कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है। उस बेसिक्स अच्छे होने में बस IAS की पढ़ाई, जिनकी बेसिक्स अच्छी होती है उनके लिए 5 घंटे पर डे, और जिनकी बेसिक्स अच्छी नहीं होती है उनके लिए 8 घंटे पर डे फॉर अ ईयर। तो मैं सोचता हूं कि जिनकी बेसिक्स अच्छी है, अगर वो किसी कोचिंग से ये गाइडलाइन ले लें कि हमें पर सब्जेक्ट में क्या करना है, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता होता है। पढ़ना एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ को किस तरह पढ़ना है। जैसे हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद हमारा क्या क्लियर होगा कि भारत राष्ट्र कैसे बना। अगर मॉडर्न इंडिया तैयार होने के बाद आप ये नहीं समझ पाए कि एक देश राष्ट्र कैसे बना, फिर आप नहीं पढ़ पाए। तो आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसे प्रोफेशनलों को बोलूंगा कि अब तो बड़े सारे ऑफलाइन ऑप्शन है, तो वो ऑफलाइन ज्वाइन कर लें। और हर सब्जेक्ट का जो पहला क्लास होता है, दूसरा क्लास होता है, जिसमें टीचर ये बताता है। जैसे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप समझ गए तो आप ये जान जाएंगे कि जातिवाद को कैसे हैंडल किया जाए, संप्रदायवाद को कैसे हैंडल किया जाए, राष्ट्र कैसे बनते हैं। एक बार अप्रोच अगर स्मार्ट माइंड को पता चल जाए तो फिर वो अपने हिसाब से मेहनत कर लेता है। यूपीएससी की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि कंसिस्टेंसी लाई कैसे जाए। लोग इच्छुक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ की तैयारी करें और उसके बाद में जानबूझ के फॉल्टर करना चाहते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रही है, ये एक मूल मंत्र दीजिए। हमारे शरीर में 2 पेट हैं, ये जो भोजन हजम करता है, ये जो ज्ञान हजम करता है। अब आमतौर पर हमारे देश में देखा जाता है, खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ विंग के लोग होते हैं, उनके पढ़ने के आवर्स ज़्यादा नहीं होते। जैसे आपने 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप हार्डली 2-2 घंटा पर डे पढ़ते थे, तो 5 साल आपकी पढ़ाई सिर्फ 2 घंटे होती थी। या आप कह लीजिए कि एग्जाम टाइम में आपने 15 दिन 10 घंटे पढ़े, तो आपका यहाँ का जो हाजमा का लेवल है वो खराब है। अब जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था,
वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसीलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा, किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत कर देगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। और शाम को उस आदमी से बात करें जो आपकी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में बदल देता है। जैसे आपने अपने पिताजी को फोन मिला है कि पापा आज दिन भर बहुत मेहनत की। अरे बोले तुम सिकंदर हो यार, तुम्हारे लिए क्या मेहनत। क्योंकि लड़ाई में सिर्फ पैट करने से ऊर्जा मिल जाती है। और तीसरी बात कि आपके जो दोस्त लॉबी हो उसका टेम्परेचर समान हो। दोस्ती हमेशा टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाता है। तो आपका टेम्परेचर हाई रहता है, आपके दोस्तों का टेम्परेचर लो रहता है, वो सारा टेम्परेचर आपका खींच लेंगे। तो एक योग, दूसरा परिवार या वो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ऊर्जा देता है, और तीसरा आपकी संगत। ये तीन आपकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। इतनी लॉन्ग आवर्स की स्टडीज़ में एक मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली जब इतनी देर बैठते हैं तो कई बार आप झुंझला जाते हैं या बोर हो जाते हैं, बोरियत आपको महसूस होने लगती है। ऐसे में वो बच्चा या फिर तैयारी करने वाला जो प्रशिक्षु है वो कैसे मोटिवेटेड रहे टुवर्ड्स द गोल ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस? मोटिवेशन तो खैर आजकल एक नई धारा बन गई है। आग होती है, आग। जैसे अम्बेडकर जी को आग है तो वो क्लास के बाहर भी बैठाए जाते हैं लेकिन पढ़ते हैं। तो जिनके अंदर आग है उनको तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो रो गा के खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है निशा भिवानी से, उसके बाबा ने बड़ा रोल प्ले किया। वो खुद उसके साथ 10 घंटे बैठ के पढ़ते थे। आए थे मुझसे मिलने, मैथ्स के टीचर थे इंटर कॉलेज में, तो खुद पढ़ते थे खुद। तो जब वो सोती थी या निराश होती थी तो उसे कहानी सुनाते थे। टीना दावी की माता जी ने भी यही किया। अभी इस साल एक लड़की है सुरभि सिंगला, 75th रैंक है, तो उसने आते ही मुझसे एक बात कही कि सर मेरे भाई ने मुझे आईएएस बना दिया। मैंने कहा कैसे? कहीं सर वो डेली मुझसे आके एक बात करता कि दीदी तेरा तो आईएएस हो रहा है, तू तो लगती ही आईएएस है। तो ये सारे होते हैं अप्रोच मोटिवेशन के। तब भी जैसे लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडीज़ होता है, क्या आपका बॉडी पोस्चर या फिर पढ़ने का तरीका उस पर भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ लेट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक डाइस खरीद लें और कुछ समय तक खड़े होकर पढ़ें। जैसे टीचर्स डाइस लेकर पढ़ाते हैं, ऐसे आप डाइस ले लें और डाइस पर खड़े होकर पढ़ें। आप बैठे ही ना, तो जो आदमी खड़ा है उसको नींद आने की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हर आदमी को तैयारी के वक्त या किसी बड़े गोल के वक्त जीवनी और ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर महान आदमी का अचीवमेंट संघर्षों के पीछे छुपी होती है। तो जब हम क्लास में पनिशमेंट पाते हैं, तो जब एक आदमी पनिशमेंट पाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। जब पूरी क्लास पाती है तो हमें कोई दुख नहीं होता कि हम अकेले थोड़ी मारे जा रहे, सब मारे गए। ऐसे जब हम जीवनी पढ़ते तो हमें लगता है हम थोड़ी अकेले संघर्ष कर रहे हैं, सब ने किया था। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन जाता है। कई बार संगत या फिर सोशल मीडिया हो गया, दोस्त यार हो गए, उनसे आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे एक वो बैलेंस बनाया जाए कि अच्छे लोग पास रहें और बुरी चीज़ों से दायरा में बनाया जाए? मेरे एक स्टूडेंट है, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, आईपीएस है कर्नाटक कैडर की। तो मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा तू हमेशा खुश रहती है क्यों? तो बोली कि सर मुझसे कोई बात नहीं करता। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तुमसे कोई बात नहीं करता? तो बोली कि मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता था कि मैं पढ़ूंगी, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैं कभी कभी अपने घर में अपने ही बाल आगे करके चिल्लाने लगती हूँ। लड़कियां करती है ना गाँव में, तो कहीं मेरे घर में एक फियर फैक्टर डेवलप हो गया कि इसके ऊपर कुछ सवार है, तो मैंने दूरी बना ली। एक मेरा स्टूडेंट था 2014 में, कहा कि सर जो भी मेरे पास ज़्यादा आता था मैं उससे पैसे मांग लेता था कि भैया 5,000 रुपये दे दो।
अगले दिन बंदा आया ही नहीं। एक लड़की थी, वो सिंदूर लगा के आती थी कि किसी को क्लास में लगे ही ना कि भैया यहाँ ऑप्शन भी है। तो ये तो स्मार्टनेस है व्यक्ति की। जैसे कृष्ण भी उसी समाज में है, बलराम भी उसी समाज में है, लेकिन कृष्ण को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। ये उनकी स्मार्टनेस है, तभी तो वो भगवान है। तो दुनिया, ये समाज, ये दुनिया, ये तो आपको चुनौती पेश करेगी ही। आपकी योग्यता है तो आप इससे निकल के दिखाओ। तो वो पर व्यक्ति की योग्यता और पर व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। एक चुनौती है मोबाइल फ़ोन, और ये ऐसी चुनौती है, मैं चुनौती इसलिए कहूँगा, सिर्फ यही नहीं कि आप सोशल मीडिया और वो करते हैं या नेटवर्किंग करते हैं, आप बहुत सारी आवश्यक चीज़ें भी करते हैं, है ना। आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन आपके लिए कब खतरनाक बन जाए आपको कुछ पता नहीं रहता। ऐसे में आप बच्चों को क्या एडवाइस देंगे, स्पेशली ऑन द यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स? नहीं, मोबाइल फ़ोन तो आज के ज़माने में जहर बनता जा रहा है। आप जब भी मुझे क्लास में देखेंगे, मैं मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाता। मंदिर में क्लास लेते वक्त, मतलब जो खास जगह है, मैं मोबाइल लेकर नहीं जाता। मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ कोरोना के टाइम में। ये जो कोरोना के टाइम में नौजवान क्रांति मैंने शुरू की, वो उसका परिणाम ही यही था, कुछ काम ही नहीं था। तो मोबाइल लेके बैठने, फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे सर पे सवार होता जा रहा है। तो फिर मैंने एक क्रिएटिव काम करना शुरू कर दिया कि हम कहानी सुनाएंगे हिस्ट्री की। तो आप ये बना लें कि आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे मोबाइल किन अवसरों पर छूना है, और जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो एक नंबर ऐसा रखें जिसमें 4 नंबर से ज़्यादा ना हो। एक उनके माँ बाप और एक दो जो विशेष लोग हैं, वो 24 घंटा ऑन रखें। बाकी दूसरे नंबर को सिर्फ समय समय पर ऑन करें। अभी और लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन मीडियम्स ऑफ स्टडीज़ बहुत बढ़ गए हैं। पढ़ने के लिए आप ग्रेजुएशंस भी ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल्स में हो रही है, लेकिन तब भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन वाले से ज़्यादा कम फ्री टाइम मिल रहा है। ऐसे ऑफलाइन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपसे टिप्स मांगना चाहते हैं, तो वो टिप्स आप उनको कैसे देंगे कि वो टाइम मैनेज कर पाएँ? आप 10 घंटे निकाल दीजिए, सोना, खाना, पीना, मंजन, ब्रश वगैरह वगैरह। अब आपके पास बचे 14 घंटे। अब सारा खेल आपको इस 14 घंटे में करना है। 10 घंटे तो आप टच ही नहीं कर सकते, ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता आप बिना नींद के रह जाए। तो 10 घंटे आपने अलग कर दी, 14 घंटे बचे। 14 घंटे में आप देखिए कि आपकी ऑफलाइन संस्था कितनी देर चलती है। 4 घंटे चलती है मान लीजिए, तो फिर 4 घंटे उधर निकल गए, या 6 घंटे चलती है तो 16 घंटे निकल गए। अब 16 घंटा निकलने के बाद आपके पास बचा 8 घंटा। 8 घंटे में आप एक कोई सब्जेक्ट पर, जैसे आपने जीएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली, 3 घंटे की क्लास और 3 घंटे का रिवीजन, तो भी 2 घंटा ऐसा बचेगा जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा डायग्राम बनाएं कि मेरे पास ओरिजिनल समय कितना बच रहा है सब कुछ करने के बाद। तो आप 10 घंटा पहले ही निकाल दें। 6 घंटा आपके इंस्टीट्यूट ने ले लिया, 16 घंटा। 16 घंटा के बाद बचा 8 घंटा। तो अब आप एक काम करें, आप एक कोई चीज़ ज्वाइन कर लें, ऑप्शनल ज्वाइन कर लें। 3 घंटे वहाँ पढ़ लीजिए और 3 घंटे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और 2 घंटे आप बैडमिंटन खेलना चाहें, आप जिम जाना चाहें, आप ये कर सकते हैं। अवध जी, हो सकता है कि इस सवाल का जवाब रिपीटेटिव हो, लेकिन चूंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी परीक्षा माना जाता है, भारत की टॉप मोस्ट, आपके टैलेंट को, आपके टेम्परामेंट को, आपके व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को जज करने वाली परीक्षा को इसको माना जाता है। तो ऐसे में इस परीक्षा की तैयारी को आसान कैसे बनाया जा सकता है? वो एक मॉडल, वो एक एल्गोरिथम, वो एक फ्लो चार्ट ज़रा बच्चों को बताइए। इस परीक्षा में अगर 2 चीज़ पर कमांड कर लिया जाए, ये परीक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संकट है जिनको ये नहीं पता है कि भीष्म पितामह के सामने किसको खड़ा करना है। इसलिए इस फील्ड में कोचिंग का बड़ा महत्व है। अब महाभारत के वॉर में 2 लोग हैं, एक प्रोफेसर द्रोणाचार्य और एक कोच कृष्ण। तो हर स्टूडेंट को इस परीक्षा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जो कोच है आपका, वो बता देगा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दो। इस परीक्षा में फिर सिर्फ व्यक्ति पहला काम जहां पे बेसिक फॉल्ट लोग करते हैं वो है एनसीईआरटीज, बेसिक्स, इकोनॉमी,
हमारे देश में ह्यूमैनिटीज 90% लोग 10th में छोड़ चुके होते हैं, 90%। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है। बिना ज्योग्राफी को समझे आप इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर सकते। अब आप कश्मीर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा देंगे तो आपका धंधा कोलैप्स कर जाएगा। तो बेसिक्स पहला काम कर ले, बेसिक्स को लाइन बाय लाइन क्लियर कर ले, वर्ड बाय वर्ड क्लियर कर ले। अब आपको जीडीपी समझ में आती है कि जीडीपी क्या होता है, तो आप भारत की जीडीपी 1950 में चेक कर लीजिए, आप भारत की जीडीपी 1991 में चेक कर लीजिए, और फिर 2022 में एक ग्राफ बना लीजिए। अब आपको पता चलेगा कि हम चले थे 3% से, हम पहुंचे 9% पे, और आज हम फिर पहुंच गए 2% पे। सारे फैक्टर्स नोट डाउन कर लिए, क्योंकि जीडीपी तो आपको पता ही क्या होती है ना, तो कहां कहां सेटबैक हुआ वो नोट डाउन कर लिया। पिक्चर बनाना शुरू करिए, पिक्चर पढ़िए मत, पिक्चर बनाना शुरू करिए। तो जितने लोगों ने पिक्चराइज करना शुरू कर दिया उनके लिए परीक्षा आसान हो गई। आपने बताया कि अभी गुरु की, एक कृष्ण की बड़ी आवश्यकता होती है। क्या सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल है? बहुत लोग करते हैं। अभी इस बार एक लड़का रमनीक गौतम, मुजफ्फरनगर का, गांव का लड़का, सेल्फ स्टडी में यह था कि उसने यूट्यूब का बड़ा सहारा लिया, लोगों से बड़ा सहारा लिया। डायरेक्शन का खेल है। एकलव्य को समझ में आ गया था करना क्या है। टीचर आईएएस नहीं बनाते। 105 लोगों को द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, 100 कौरव 5 पांडव, उसमें एक ही आईएएस बना, अर्जुन। तो टीचर क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उसमें जो उस टेम्परामेंट के लोग हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे मैं बड़ी सारे सेमिनार में कहता हूं कि पढ़ना ही नहीं है, तो उसे बहुत कम लोग आगे पूछते हैं कि फिर करना क्या है। तो पढ़ने नहीं का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो किसी चीज को, जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि इन्फेंट नेशन और नेशन इन क्राइसिस, इनको पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इन्फेंट नेशन यानी जो राष्ट्र पैदा हुआ, या जो राष्ट्र क्राइसिस में, जैसे पाकिस्तान अभी क्राइसिस में है, तो ऐसे राष्ट्रों को पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब 1947 में हम पैदा हुए तो नेहरू जी ने पंचशील अपनाया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब ये एक फॉर्मूला है। अब साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, जर्मनी भी है, ये सारे लोग पैदा हुए फिर एक डायरेक्शन में ऊंचे बढ़ते रहे। पाकिस्तान कैसे कोलैप्स कर गया? क्योंकि पैदा हुआ और पैदा होते ही अटैक कर दिया। उसने उस फॉर्मूले को वर्ण नहीं किया। 47 में पैदा हुआ, 48 में भारत पर हमला, 65 में भारत पर हमला, 71 में, तो जिस ऊर्जा को उसे अपने विकास में लगाना था वो उसने वॉर में लगा दिया। तो हमें पता चला कि अच्छा ये फैक्टर्स होते हैं। मतलब इस तैयारी का मतलब सिर्फ इतना है, अपनी सोच का विकास करना शिक्षा के द्वारा। तो ये थे अवध ओझा जी, जिन्होंने हमारी बहुत सारी बातों पर, आपके बहुत सारे सवालों पर जवाब दिया, अपनी शिक्षा यात्रा का भी वर्णन किया, और साथ में ऐसी बहुत सारी बातें बताएं जिनको अगर आप बेसिक तौर पर अगर फॉलो करते हैं तो शायद सफलता के शिखर के नज़दीक आप पहुंच सकते हैं। यूपीएससी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है जिसकी गारंटी शायद आपको पढ़ाने वाला भी नहीं देगा, क्योंकि आपके पर्सनल पढ़ने के तरीके पर, आपके पर्सनल व्यक्तित्व पर सेम परीक्षा बहुत डिपेंड करती है, चाहे आप उतने ही घंटे दे रहे हो जितना आपका साथी दे रहा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा.com से जुड़ने के लिए, और अवध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा.com से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।